गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि मेहरा फ्रॉम PSIR नेशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो इंदिरा गांधी जो थी वो अपनी पैतृक सत्ता को संभालने के लिए खुद मैदान में उतरी थी, किस तरीके से उन्हें भारी बहुमत से जिताया गया था इस मंशा के साथ कि उन्हें जिता तो दिया जाएगा, उन्हें सत्ता में ले तो आया जाएगा, लेकिन उनके पीछे से जो राज करेंगे वो और लोग करेंगे, क्योंकि वो एक महिला हैं, उन्हें राजनीति का इतना ज्ञान नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली जो रूल होगा वो लोग करेंगे और सत्ता में उन्हें सिर्फ एक पपेट के तरीके से यूज़ किया जाएगा, जो कि उन्होंने आगे चलकर पूरे तरीके से उन लोगों को गलत साबित कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखिए, 1960s का जो दौर है वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि किस तरीके से वो हमारे लिए खतरनाक दशक के रूप की संज्ञा उसको दी गई है। हमारे राजनीति के इतिहास में क्या क्या हो रहा था, उसमें 2 प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु जल्दी जल्दी हो गई थी, ठीक है। मॉनसून फेल हो गया था, मूल्य वृद्धि हो रही थी, आयात निर्यात बंद हो गया था, युद्ध हो रहे थे। 1962 में चाइना के साथ हुआ, फिर पाकिस्तान के साथ हुआ, बहुत कुछ उस टाइम पे हो रहा था। तो इसीलिए इसकी जो संज्ञा थी वो खतरनाक दशक की थी। तो स्टूडेंट्स, अब हम 1960 ये जो हमारा जो 60s का जो दौर था इसको ख़त्म करते हैं, इसे यहीं पे ओवर करते हैं और अब हम बढ़ेंगे 70s की तरफ कि 70s में हमारे भारत में क्या क्या हो रहा था। हमने 60s में पढ़ लिया कि कितनी दयनीय स्थिति में था हमारा भारत, क्या क्या हो रहा था उस वक्त में, उसके साथ क्या क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ वहाँ पर थी। लेकिन अब हम आएंगे 70s की तरफ कि 70s में क्या क्या हो रहा था, वो भारत के लिए क्या क्या लेके आया था। तो स्टूडेंट्स देखिए, 1971 में आप लोगों को भी पता है कि हमारी जो इमरजेंसीज हैं, ठीक है, पहले मैं आपको इमरजेंसीज के बारे में बता देती हूँ, तब आप लोग बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि इमरजेंसी होती क्या है और किस तरीके से मतलब होता है, क्या इम्पैक्ट डलते हैं एक इमरजेंसी के। देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सेट ऑफ रूल्स जिसको हम कहते हैं, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 18, ठीक है, उसका पार्ट 18 का आर्टिकल 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक सिर्फ 3 बार लगी है, ठीक है। 1962 में लगी थी इंडो चाइना वॉर के टाइम पे, 1971 में लगी थी इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के लिए, और 1975 में ये लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी द्वारा, जिसको हम आपातकाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके के आपातकालों का वर्णन किया गया है, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया है, नेशनल इमरजेंसी। इसके बाद आता है आर्टिकल 356, जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। ये तब लगाया जाता है जब किसी स्टेट में किसी तरीके से सरकार गिर जाती है या कोई ऐसी स्थितियाँ जब राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ता है। और जो हमारी लास्ट इमरजेंसी है वो है आर्टिकल 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब हमारे स्टेट में किसी भी तरीके से पैसे की कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फाइनेंस के रिगार्डिंग ये लगाया जाता है। लेकिन वित्तीय आपातकाल हमारे भारत में आज तक कभी नहीं लगाया गया है, एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। तो मैं आपको लोगों को बताती हूँ कि आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो 1970s का जब दौर शुरू हुआ तो आप लोगों को भी पता है, जैसा मैंने अभी बताया, कि 1971 में हमारा जो युद्ध हुआ था वो पाकिस्तान के साथ हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान से युद्ध करने के दौरान जो हमारा जो आपातकाल लगा, आप लोगों को भी पता है जब आपातकाल लगता है ना, किसी भी तरीके का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो स्थितियाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो जाती हैं, क्योंकि आयात निर्यात बंद हो गया है, ठीक है। 1972-73 में दोबारा से मानसून फेल हो गया, फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, मानसून ही फेल हो गया। कृषि प्रधान देश है, किसान हैं बहुत सारे, बेरोज़गारी है, ठीक है। बिल्कुल इसी के साथ साथ जो हमारा जो वेस्ट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, ये जो हमारा जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है, जिसको हम बंग भंग के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था, ठीक है। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये जो हमारा जो वेस्ट बंगाल है, ये इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पे जो हमारा जो ईस्ट जो बंगाल है ये पाकिस्तान को दे दिया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी यही चीज़ बताई थी कि ये जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा जितने बड़े नाम होते हैं इम्पैक्ट्स भी उतने ही बड़े बड़े छोड़ते हैं। हमारा जो ये जो ईस्ट पाकिस्तान जो था, जिसका नाम पाकिस्तान में जाने के बाद ईस्ट पाकिस्तान कर दिया गया था, ये जो ईस्ट बंगाल था यही ईस्ट पाकिस्तान बना था। तो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे ना वो बंगाली भाषी थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि उनके पुरखे जो थे, जड़ें अपनी कोई नहीं छोड़ सकता है, नाम बदल देने से जड़ें नहीं बदल जाया करती हैं, ठीक है। तो उनका जो खान पान वो बंगाली भाषी लोग थे। और आप लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान के जो मूल जो पाकिस्तान के जो लोग थे वो उर्दू भाषी थे। इन लोगों का, ये जो बंगाली भाषी जो लोग थे, इन लोगों का खाना पीना रहन सहन बिल्कुल अलग था। सांस्कृतिक मतभेद इतने बढ़ गए थे कि उसे आगे जाके 1971 में मुक्ति सेना, इंदिरा गांधी जी द्वारा एक मुक्ति सेना का गठन किया गया था और 21 दिनों के अंदर भारत के हस्तक्षेप के साथ
ये जो हमारा ये जो ईस्ट पाकिस्तान जो था इसे आज़ाद कराया गया मूल पाकिस्तान से और इसे नाम दिया गया बांग्लादेश, ठीक है। मुक्ति सेना का गठन किया गया था इंडिया का इंटरफेरेंस के बाद, इंदिरा गांधी जी का 21 दिन में, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ था ना कि ये जो बांग्लादेश का जब गठन हुआ तो 80 लाख जो लोग थे वो बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की तरफ आ गए थे एज अ शरणार्थी। तो आप लोगों को भी पता है कि जो हमारा जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत तरीके की मार पहले ही झेल रही थी, अमेरिका ने हमारी मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया था 1971 में, जब हमने पाकिस्तान के साथ जब युद्ध किया था तो वो हमें किसी भी तरीके की मदद नहीं दे रहा था। अमेरिका ने यहाँ मोड़ लिया है, जो कि विश्व की वर्चस्व बनाए हुए है, बहुवर्चस्व को, बहुध्रुवता को ख़त्म करके जो एकल ध्रुवता का जो मार्ग है अमेरिका वर्चस्व जिसने अपना पूरे विश्व में बनाया हुआ है, उसने भारत से मुंह मोड़ लिया, किसी भी तरीके की हेल्प नहीं दे रहा है। मूल्य वृद्धि हो रही है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, इमरजेंसी लगी हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। 80 लाख लोग अब जब अतिरिक्त आ जाएंगे तो ये जो इंडियन इकोनॉमी जो उस टाइम पे विकासशील, जो विकास की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो बिल्कुल ही ठप हो गई थी। बेरोज़गारी, यहाँ के अपने ही लोगों को उस टाइम पे रोज़गार नहीं मिल पा रहा था। तो ये जो 80 लाख जो लोग नए आए थे बांग्लादेश से डाइवर्ट होकर यहाँ पे एज अ शरणार्थी, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अतिरिक्त बर्डन पड़ना शुरू हुआ। ये बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त में, ठीक है। अब इससे क्या होता है ना, ये जो हमारी जो सरकार है वो किसी भी तरीके से ना लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो सरकार इन स्थितियों को, परिस्थितियों को संभाल क्यों नहीं पा रही है, कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। इससे क्या हुआ ना, जो कांग्रेस विरोधी जो लोग थे, कांग्रेस विरोधी जो दल थे, कांग्रेस विरोधी जो लोग थे, उनको क्या हुआ ना, एक मौका मिल गया, विपक्ष को एक मौका मिला। इसके साथ साथ क्या हुआ कि हमारा जो बिहार और गुजरात जो है, ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस अभी भी रूल कर रही थी। तो हमारा जो बिहार जो है, वहाँ के जो छात्र थे, छात्र यूनियन जो थी, वो उन्होंने पूरे तरीके से सरकार को घेरना शुरू कर दिया, ठीक है। वो गैर संसदीय प्रणाली के वैसे भी समर्थक रहे थे और उन्होंने सरकार को पूरे तरीके से घेरना शुरू किया। गैर संसदीय प्रणाली एक अलग चीज़ है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन भारत जो है वो संसदीय प्रणाली के ऊपर चलता है, ठीक है। यहाँ संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि गैर संसदीय प्रणाली होती क्या है। तो उन्होंने क्या किया ना, गैर संसदीय प्रणाली मार्क्सिज्म के बेसिस पे सरकार को घेरना शुरू किया। और इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जेपी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बिहार में जयप्रकाश नारायण को इनवाइट किया कि सर आप यहाँ पर आइए, क्योंकि हमें सरकार पूरे तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, इतना सब कुछ देश में हो रहा है, तो आप यहाँ पर आइए और हमारा जो ये जो आंदोलन जो है इसमें आके थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि हमारा जो आंदोलन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग बन सके, थोड़ा सा थोड़ा इसमें दम हो सके। तो जो हमारे जो जयप्रकाश नारायण जो हैं वो 2 शर्तों पे वहाँ पर आए थे। उनकी पहली शर्त ये थी कि ये जो आंदोलन जो होगा ये पूरे तरीके से जो होगा वो अहिंसात्मक होगा, किसी भी तरीके की हिंसा का इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरी जो उनकी शर्त थी वो ये थी कि किसी भी ये जो आंदोलन होगा ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित रह जाएगा, ये क्षेत्र व्यापी या फिर उससे ऊपर विश्वव्यापी नहीं जाएगा, ठीक है। ये उनकी 2 शर्तें थी और इसी शर्तों को मानते हुए, इन्हीं शर्तों को फॉलो करते हुए वो वहाँ पर बिहार पहुँचे थे, ठीक है। ये जो बिहार में वो जो उन्होंने जो आंदोलन किया था कांग्रेस के खिलाफ, इसे उन्होंने नाम दिया था संपूर्ण क्रांति, ठीक है। आपकी बुक में बार बार संपूर्ण क्रांति का जिक्र किया गया है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हो रहा था ना कि रेलवे ने भी हड़ताल शुरू कर दी। 1974 में ऐसा पहली बार हुआ था कि रेलवे ने हड़ताल शुरू कर दी थी। देखिए स्टूडेंट्स, रेलवे जो है ना यूजुअली ऐसा कुछ करता नहीं है, हड़ताल वगैरह रेलवे में नहीं होती थी उन टाइम पे, लेकिन 1974 में ऐसा पहली बार हुआ जो रेलवे ने हड़ताल शुरू कर दी और उनका जो रोज़मर्रा का जो रेलवे का जो काम था वो ठप हो गया, ठीक है। यहाँ रेलवे ने जब रेलवे की जो हड़ताल होती है ना, आप लोगों को भी पता है कि ये जो रोज़मर्रा का जो दैनिक दिनचर्या जो होती है ना, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि लोग कई बार ऐसा करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह रेलवे के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डाक आती हैं, आप लोगों को पता है गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो होता है वो जो डाक आती है, डाक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जब अब इंडियन रेलवे ही अगर हड़ताल पे चला जाएगा तो सारे काम तो रुक जाएंगे, बिल्कुल यही हो रहा था। तो ये जो आपकी रेल हड़ताल है ना 1974 वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है कब हुई थी, कैसे हुई थी। ये हुई थी 1974 में रेल हड़ताल, ठीक है। इसको जेपी के इस
इस आंदोलन को नाम दिया गया था संपूर्ण क्रांति। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं। ठीक है, जब सरकार पूरे तरीके से घिर गई, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया था लोकल गवर्नमेंट पे, बिहार की लोकल गवर्नमेंट पे कि वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन सरकार ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ ना, स्थितियाँ और परिस्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब हुई। ये जो जेपी की जो 2 शर्तें थी कि जो आंदोलन होगा वो पूरे तरीके से अहिंसात्मक होगा, अब वो हिंसात्मक होने लगा था, लोगों ने हिंसा शुरू कर दी थी। दूसरी बात जो ये थी कि ये जो आंदोलन होगा वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित रह जाएगा, अब वो बिहार तक भी सीमित नहीं रह गया था, उसकी जो गूंज थी वो और स्टेट्स तक जाने लगी थी। ठीक है, तो उनकी जो 2 यहाँ पे जो शर्तें थी वो पूरी तरीके से वो हो गई थी, निरस्त हो गई थी पूरी तरीके से। उनकी जो उन्होंने जो शर्तें रखी थी वो अब पूरी तरीके से फॉलो यहाँ पर नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल इसी के साथ साथ क्या हो रहा था ना स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे जो इंदिरा गांधी जी, मैंने आपको बताया था कि 1971 में जब उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ नारे के साथ ना वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस आर, कांग्रेस आर जो थी वो इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखी गई थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी जो थी 1971 में गरीबी बचाओ का उन्होंने नारा दिया था। फिर उन्होंने अमेंडमेंट 26 प्रीवी पर्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था प्रीवी पर्स क्या है। आज़ादी के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान जब अलग अलग हो रहे थे, तो जो हमारी जो 565 रियासतें जो थी, तो इंडिया में ना सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने सारी रियासतों को बातचीत करना और उनको मनाने की कोशिश की थी कि वो इंडिया में अपनी रियासत को विलय करें। तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना, एक समझौता किया गया था कि आप इंडिया में अपनी रियासत को विलय कर दीजिए और हम क्या करेंगे ना, हम आपको पेंशन दे दिया करेंगे, हम आपको बिल्कुल फ्री नहीं करेंगे, हम आपको पेंशन दे दिया करेंगे, जिसका नाम दिया गया था प्रीवी पर्स। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था ना, अपने टेन्योर में वो जो प्रीवी पर्स जो था, वो जो पेंशन का जो वादा किया गया था, उस पेंशन को ना पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया था। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मानसून फेल हो गया है, बहुत सारे अतिरिक्त बर्डन हैं, बांग्लादेशी भी आ गए हैं, बेरोज़गारी है, मानसून फेल हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। तो इतनी सब कुछ जब कोई अर्थव्यवस्था झेल रही है, तो इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लेते हुए जो पेंशन जो थी यही ख़त्म कर दी थी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 26। ठीक है, तो ये इन 2 चीज़ों की वजह से इंदिरा गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और जीती थी, सत्ता में आई थी। ठीक है, तो आप लोगों को भी पता है, जब कोई इंसान जब है वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके हाथ में पावर्स आती हैं। ठीक, बिल्कुल इसी के साथ साथ क्या हो रहा था ना, जब वो सत्ता में थी तो उनके खिलाफ एक याचिका दायर होती है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट जो थे, हम उस समय के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, माननीय जज जो थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, बिल्कुल इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बाद जो हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी जो हैं, हमारे माननीय जो सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के लिए जजमेंट दिया कि वो सांसद बनी रह सकती हैं, लेकिन वो किसी भी वो सांसद बनी रह सकती है, लेकिन वो सदन की कार्यवाही में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो संसद है ना, उसकी संरचना एक अलग है। किस तरीके से हम लोग ये चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों एक प्रधानमंत्री के लिए सांसद बने रहना ज़रूरी होता है, क्यों उन्हें कार्यवाही में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है, क्यों एक प्रधानमंत्री को अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। ये सब जो है ना हमारी संसदीय संरचना है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे, तभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो स्टूडेंट्स, ऐसा जब ये सब जब हो रहा था, ठीक है, तो इसी के दौरान क्या हुआ था ना, जब इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दे दिया कि वो सांसद बनी रह सकते हैं, लेकिन वो कार्यवाही में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, तो इससे क्या हुआ था ना, बिल्कुल इसी के साथ साथ जो जेपी जो थे, ठीक है, जो कि संपूर्ण क्रांति जो उन्होंने किया था, पूरा जो उनका आंदोलन चल रहा था, उन्होंने क्या किया था ना कि वो रामलीला मैदान पर जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और वो मांग करते हैं कि इंदिरा गांधी जी जो हैं वो अपने पद से इस्तीफ़ा दें, प्रधानमंत्री पद से वो इस्तीफ़ा दे दें। तो ये सब जो सिनेरियोज जो थे ना, ये हमें इमरजेंसी की तरफ लेके जा रहे थे, हमारे थर्ड और फाइनल इमरजेंसी की तरफ हमें लेके जा रहे थे। और इसी के बाद क्या हुआ था ना, इमरजेंसी 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी गई थी। इमरजेंसी जो थी ये 21 महीने तक चली थी। ये जो इमरजेंसी थी ये लगी थी 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, 21 महीने की ये इमरजेंसी थी। ठीक, इसके बाद क्या होता है ना, इंदिरा गांधी जी द्वारा जब ये इमरजेंसी लगाई जाती है तो उनके द्वारा रीज़न दिया जाता है
कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई है, ये लगाई गई है आंतरिक गड़बड़ी के बेसिस पर। ये जो आंतरिक गड़बड़ी जो है ना, इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा जब भी लिखेंगे, क्योंकि एक रीज़न है, ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आंतरिक गड़बड़ी के बेसिस पे उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। तो उससे क्या हुआ ना, बहुत सारे लोगों ने ना रोष प्रदर्शित किया कि इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं थी, या फिर जो भी था उनका कहना यह था कि इतनी सी चीज़ के ऊपर इमरजेंसी लगा दी गई। हमारी जो इमरजेंसी है ना, हमारी जो नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352, देखिए ये इस स्थिति में लगाया जाता है जब कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण करे या फिर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेल हो जाए, ठीक है। ऐसी ही स्थितियों में नेशनल इमरजेंसी जैसा बड़ा कदम उठाया भी जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था ना, आंतरिक गड़बड़ी के बेसिस पे उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। तो बहुत सारे जो बुद्धिजीवी जो वर्ग था उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। फणीश्वर नाथ रेणु, हमें भी पता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि उन्होंने उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए कितने सारे सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा वो एक्टिव थे। उन्होंने और उस टाइम के जो और बुद्धिजीवी जो थे, जो कि बड़े बड़े सम्मान यानी कि पद्मश्री व पद्म विभूषण से जो सम्मानित जो लोग थे, उन्होंने क्या किया ना, अपना सम्मान, अपने नाराज़गी को दर्ज कराने के लिए उन्होंने अपना सम्मान जो है वापस करना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो लोग बहुत नाराज़ थे इस चीज़ से। आप लोगों को भी पता है ये जो तरीका है ना, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है ही और बहुत ज़्यादा पुराना भी है। देखिए 13 अप्रैल 1919 जब जलियांवाला कांड जब हुआ था, आप लोगों ने भी पढ़ा है, उस टाइम पे भी जो हमारे जो बुद्धिजीवी जो वर्ग थे, जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उन लोगों ने भी ऐसा ही किया था, क्योंकि वो लोग बहुत नाराज़ थे अंग्रेज़ी सरकार से कि उन्होंने इतने सारे निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था। नरसंहार जिसको हम बोलते हैं, नरसंहार हुआ था उस टाइम पे। बहुत सारे निर्दोष लोग जो कि वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे, उन्हें मौत के घाट गोलियों से छलनी किया गया था। आप लोगों ने भी ये चीज़ पढ़ी होगी। तो हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, जिनको अंग्रेज़ी सरकार द्वारा ही नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो उन्होंने वो सम्मान अंग्रेज़ी सरकार को वापस कर दिया था, क्योंकि वो अपना रोष जो था वो दर्ज कराना चाहते थे। हमारे जो गांधी जी थे, उनको 1919 में केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेज़ी सरकार द्वारा। उन्होंने वो उपाधि भी वो 1919 में वापस कर दी थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये जो कत्लेआम किया था अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही बिल्कुल उस टाइम पे भी हुआ। जो भी बुद्धिजीवी थे, जिनको भी ये बड़े बड़े सम्मान मिले थे, उन्होंने वापस किया, ठीक है, अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए। दूसरी बात ये है, ये जो हमारी जो मीडिया जो है, देखिए अब यहाँ पे मीडिया का क्या रोल आता है। हमारी जो मीडिया है ना, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल नंबर 19 ये कहता है, 19(1) का A, ठीक है, जो हमारी जो प्रेस है वो स्वतंत्र है, वो बिल्कुल पूरे तरीके से स्वतंत्र है, और अब तो वो संसद का 4th पिलर भी बन चुकी है। तो प्रेस को ना कोई भी बांध नहीं सकता। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था ना, उस टाइम पे अपने प्रेस को ना बाधित करने की कोशिश की थी। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ये आदेश दे दिया था, ये फरमान जारी किया था कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते, और अगर आप छापेंगे तो आप मुझसे या फिर हमारे से परमिशन लेंगे, गवर्नमेंट से आप परमिशन लेंगे। तो लोगों में वो भी बहुत ज़्यादा रोष था कि जो चीज़ स्वतंत्र है वो किसी की परमिशन क्यों ले। प्रेस तो स्वतंत्र है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और आपको भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है। तो मतलब ऐसे कैसे किया जा सकता है कि प्रेस तो स्वतंत्र है तो हम क्यों परमिशन लें। तो उस टाइम पे ये हुआ था, इसको कहते हैं प्रेस सेंसरशिप, जो इंदिरा गांधी जी ने किया था। ये जो प्रेस को जो उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, बाधित करने की जो कोशिश की थी, इसको कहते हैं प्रेस सेंसरशिप, टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है। तो जब आप पेपर में ये चीज़ लिखेंगे तो इसे प्रेस सेंसरशिप का ही नाम देंगे, यही इसका ऑफिशियल टर्म है, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या हो रहा था ना, जब ये सब हो रहा था कि प्रेस को भी रोक दिया, ये सब भी हो गया, तो और एक हम कहते हैं निवारक नज़रबंदी, ठीक है। अब ये निवारक नज़रबंदी क्या होता है ये समझिए। जब ये रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जब हमारा रॉलेट एक्ट आया था जलियांवाला के बाद, ठीक है, तो रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था ना, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन उन्हें रीज़न नहीं बताया जा रहा था कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, ठीक है। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना हमें कुछ तरीके के अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें मूल अधिकारों के नाम से जानते हैं, 14 से लेके 32 तक, ठीक है, 14 to 32
हमारा जो 32 जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार के अंदर हमारे जो 5 तरीके के रेट्स आते हैं, जिसमें से पहली रेट है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का यूज़ करके ना हम लोग ये पूछ सकते हैं कि हमें जो गिरफ्तार किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है। लेकिन उस टाइम पे इमरजेंसी के दौरान 1975 की इमरजेंसी के दौरान हमारे जो मूल अधिकार थे वो तो स्थगित कर ही दिए गए थे, ठीक है, पूरे तरीके से स्थगित किए गए थे उस टाइम पे हमारे मूल अधिकार। लेकिन ये चीज़ बताई भी नहीं जा रही थी कि क्यों किया जा रहा है। बहुत ही भारी मात्रा में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। तो ये जो गिरफ्तारियां जो थी ना, लोगों को याद दिला रही थी रॉलेट एक्ट की, जब अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी सरकार की जातियां हो रही थी। तो एक लोकतांत्रिक सरकार में इस तरीके से आप गिरफ्तार कर रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं। आपने इमरजेंसी भी लगा दी, आपने उन लोगों के जो अधिकार थे वो भी स्थगित कर दिए और आप बता भी नहीं रहे हैं। इतने सारे लोगों को आप लोग गिरफ्तार कर रहे हैं लेकिन आप वो नहीं रीज़न नहीं बता रहे हैं। तो लोगों में बहुत ज़्यादा रोष था, ठीक है। तो अखबारों उस टाइम पे जब ये प्रेस सेंसरशिप हुई थी तो कई अखबारों ने, कई जर्नलिस्ट ने ऐसा किया था कि अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए ना उस जगह के न्यूज़पेपर में उस जगह को खाली छोड़ना शुरू कर दिया था। वो इसलिए ताकि वो अपना रोष जो है वो दर्ज करा सकें कि हम नहीं लेंगे, मतलब हम किसी की परमिशन नहीं लेंगे। उन्होंने पूरा वो जो जगह थी उसको खाली छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, अपना रोष प्रदर्शन के लिए। तो ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा था, ठीक है। मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि जेपी जो चाहते थे, मतलब जिस तरीके से चाहते थे कि मतलब उनके द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस्तीफ़ा ही दिया जाए। उन्हें वो एज अ सांसद भी नहीं चाहिए थी, तो वो चाहते थे कि इस्तीफ़ा ही दिया जाए। तो ये जो इसके साथ साथ ये जो इमरजेंसी के ड्यूरेशन में जो हो रहा था, अब जो इमरजेंसी के दौरान पे जो प्रेस को ये भी स्वतंत्रता दी गई थी, प्रिंटिंग प्रेस को, कि आप जो भी छापेंगे तो पूछ लेंगे। अब क्या हुआ ना कि उन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस के कारखानों की ना लाइट बंद कर दी। 2 दिन के लिए वो लाइट बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो लोगों में जो रोष था ना वो और ज़्यादा बढ़ गया था कि इस तरीके से कैसे हो सकता है कि मतलब लाइट भी काट दी गई। तो ये कुछ ऐसे स्टेप लिए गए थे उस दौरान में। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा आंतरिक गड़बड़ी के बेसिस पे नहीं लग सकती हमारी नेशनल इमरजेंसी। मैंने आप लोगों को बताया कि किन किन बेसिस पे लग सकती है, कैसे लग सकती है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को भी पता है कि जो 1977 में शाह आयोग का गठन किया गया था इसी इमरजेंसी से रिलेटेड, कि क्यों लगाई गई, किस तरीके से लगाई गई। तब इंदिरा गांधी जी से रीजंस पूछे गए थे क्यों लगाई गई, कैसी लगाई गई। उस समय में क्या हुआ था ना कि शाह आयोग द्वारा जो इमरजेंसी के दौरान जो उस टाइम पे जो चश्मदीद जो थे, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, उनके बयान दर्ज किए गए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी से पूछा गया था बहुत आगे जाके जो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो ये थी इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी किस तरीके से हम लोग अपनी फाइनल इमरजेंसी तक पहुँचे, किस तरीके से क्या क्या वो सिनेरियोज थे जो जिन्होंने हमें इमरजेंसी की तरफ लेके गए, ठीक है, जो हमें इमरजेंसी तक पहुँचाया जिन्होंने, ठीक है। ये थी इमरजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। आप इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार पूछा जाता है कि प्रेस सेंसरशिप क्या है, संपूर्ण क्रांति क्या है, जेपी का इसमें क्या योगदान था, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, ये जो इमरजेंसी थी ये किस बेसिस पे लगाई गई थी, इंदिरा गांधी जी ने क्या तर्क दिया था कि किस बेसिस पे ये लगाई गई, आंतरिक गड़बड़ी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई, मौलिक अधिकारों को स्थगित किया, किस तरीके से जेपी के साथ स्टूडेंट यूनियन शामिल हुआ, किस तरीके से रेलवे हड़ताल पर चला गया, वो बहुत सारी परिस्थितियाँ जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। केशवानंद भारती वाला अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जो हमारे जो मोस्ट सीनियर जो होंगे वो ही CGI बन सकते हैं। उस 1974 में वो पद भी खाली कर दिया गया था, क्योंकि 1973 में क्या हुआ था ना कि जो CGI बने थे उनसे ऊपर की जो लोग थे वो 3 और थे। तो उन 3 को छोड़ के वो जो 4th वन जो थे उनको CGI बना दिया गया था, जबकि जो उनसे 3 मोस्ट सीनियर थे। तो CGI जो बन सकते हैं वो मोस्ट वरिष्ठतम ही बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ये अमेंडमेंट के बाद भी वो जो CGI वाला जो पद था वो भी 74 में खाली हो गया। तो बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हो रहे थे। आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है, एक एक चीज़ समझनी है, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, किस तरीके से कारखानों की लाइट काटी गई, किस तरीके से क्या हो रहा था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।